भगवान राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। 15,000 करोड़ से अधिक की 40 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मन से पीएम की खास अपील, 22 जनवरी की शाम को जगमग बनाए सभी देशवासी। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे अवधवासी। पीएम ने दोनों हाथों से किया अभिवादन स्वीकार। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पूरा अयोध्या धाम। राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट का विस्तार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की रोडीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर समेत 25 ने ली मंत्री पद की शपथ। जेडीयू के अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार का पहला फैसला, जातिगत गणना के लिए देश भर में करेंगे जन जागरण। कार्यकारिणी के प्रस्ताव में मोदी सरकार पर हमला। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत में कोहरे का अटैक। राजधानी दिल्ली में आज से फ्लाइट लेट, देरी से चल रही कई ट्रेनें। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटा से है, जहां पर फर्स्ट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 28 दिसंबर तक एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया गया। ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिगनर, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी ने 15 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल जीते। कोटा पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बधाई दी। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि मेडल न सिर्फ खिलाड़ियों की जीत का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने के बाद उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। जैसलमेर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। इससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कई ट्रेनों की टाइमिंग पर भी असर पड़ा हुआ है। वहीं सर्दी की वजह से लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा को भजनलाल कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद उनके आवास पर परिजनों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। हमारे संवाददाता दीक्षित कुमार ने संजय शर्मा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने जयपुर में राज्य मंत्री की शपथ ले ली है। उनके घर खड़े हैं, घर पे खुशी का माहौल है। यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांट कर जाके उनके घर वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज अलवर शहर गौरवान्वित किया संजय भाई साहब ने। अलवर शहर को पहली बार मंत्री पद से नवाजा गया है। ये अलवर शहर के लिए गौरव की विषय है। उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से भाई साहब ने पिछले 5 साल का कार्यकाल निकाला सादगी से, उनको कभी भी इस बात का घमंड नहीं हुआ कि मैं शहर का एमएलए बना। संगठन में भी वो जिलाध्यक्ष 6 साल तक जिलाध्यक्ष। अलवर में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, उसको क्या पूरा कर पाएंगे? मुझे विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है कि संजय भाई साहब इस समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि वो अपने उस समय जब सब सरकार नहीं थी तब ये संघर्ष कर रहे थे। अब उस संघर्ष का फल अलवर वासियों को मिलने वाला है कि पानी की समस्या शीघ्र दूर होने वाली है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, बताइए। अलवर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अलवर को जो संजय शर्मा की जैसा एक जननायक मिला है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी वास्तविक रूप से न्याय हमारे साथ किया है कि हमारे विधायक को जो है मंत्री पद मिला है। इससे अलवर के प्रत्येक जो नागरिक है उनके मन में जोश है, उमंग है। और आप देख रहे हैं पीछे मेरे वातावरण लड्डू खिलाए जा रहे हैं। संजय शर्मा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक तो अलवर शहर विधायक पहली बार मंत्री बना है जब से राजस्थान स्टेट का गठन हुआ था। ये पहले मंत्री हैं और ये अलवर के विकास के लिए, पूरे राजस्थान के विकास के लिए, और जो मूलभूत समस्याएं थे, जिन चीजों का वादा हमारे जननायक श्री संजय शर्मा जी ने आम पब्लिक से किया है, बिजली पानी की समस्या है, यहाँ सिंचाई की समस्या है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं जो रही है पिछले कार्यकालों में, उन सब समस्याओं को हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूरी तरह से खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। और जिस तरह से वो कभी भी विधायक बन के नहीं रहे, कभी मंत्री बन के नहीं रहे, वो संजय भाई साहब बन के रहे हैं और संजय भाई साहब बन के रहेंगे जनता के लिए। भारत माता की। साफ तौर पे इनका कहना है कि अब संजय शर्मा विधायक से मंत्री बन गए हैं। अलवर में आने वाले समय में और भी जो कार्य है वह अच्छे रूप में करेंगे। अलवर में जल संकट जो इतना बढ़ रहा है उनको भी कमी करने का वह पूरा काम करेंगे।
अलवर शहर में उनके घर के निवास से सामने खड़े हैं। यहाँ पे उनके ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांट कर और उनको खुशी का जाहिर कर रहे हैं। अलवर से नौतरी टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के हरसिंह बोर्ड कॉलोनी के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घायल महिला का बयान लेने के बाद जांच शुरू कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले शेखपुर गजरान गांव से एक व्यक्ति को मृत अवस्था में यहाँ इमरजेंसी में लाया गया था। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि उसने किसी वजह से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम की सूचना कर दी गई है। मालपुरा टोंक से बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी को भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। कन्हैयालाल चौधरी ने मंत्री बन जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और उनके समर्थकों ने घंटाघर चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। टोंक जिला से 3 बार के विधायक टोड़ा मालपुरा के निर्वाचित विधायक श्री कन्हैयालाल जी चौधरी को आज कैबिनेट मंत्री बनाया है। इससे संपूर्ण टोंक जिले में खुशी का माहौल है और आज घंटाघर चौराहे पर हमने भी पूर्व विधायक अजीत सिंह जी मेहता के नेतृत्व में हमने खुशी जाहिर की है और निश्चित ही टोंक जिले को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएंगे। कन्हैयालाल जी इनका 3 बार का विधानसभा का एक्सपीरियंस भी है और इससे टोंक जिला बहुत खुश हुआ है। देखिए, विभाग तो अभी मेरे को लगता नहीं है अभी कोई विभाग की घोषणा हुई है, लेकिन जो भी विभाग मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। और टोंक जिले के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमने पिछले 5 साल भी ठगापन महसूस करा था और इस बार हमारे टोंक जिले से कन्हैयालाल जी को मंत्री बनाया है, तो निश्चित ही सार्थक परिणाम आएंगे और विकास पर्याप्त होगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई टीम का गठन हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस मंत्रिमंडल में प्रतापगढ़ से विधायक हेमंत मीणा को शामिल कर सभी को चौंका दिया। दरअसल हेमंत मीणा पहली बार विधायक बने हैं। भजनलाल मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। हेमंत मीणा की जीत के बाद उनके पिता और पूर्व जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा गदगद नजर आ रहे हैं। नंदलाल मीणा ने कहा कि उनके बेटे हेमंत मीणा जनता के सेवक है और राज्य के लोगों की जी जान से सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने श्री हेमंत मीणा को पहले तो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मतदान करके हेमंत मीणा को 25,000 से अधिक मतों से विजय श्री दिलाई। मुझे आज इस बात का भी गर्व है कि ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। पार्टी ने श्री हेमंत को जो भार दिया है, हेमंत मीणा जयपुर में ही पैदा हुए थे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मीट मार्केट के पास एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह और पुलिस उपाधीक्षक नारायण सिंह समेत पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। वहीं मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंतरिक चोट मौत का कारण बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामले में सच्चाई सामने आएगी। जैसे आपको ध्यान है, ये अर्ली मॉर्निंग यहाँ से गुजर रहे थे और जहाँ काम करते हैं उस दुकान पर जा रहे थे, तो यहाँ इनको मतलब अचेत अवस्था में देखा था और फिर यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें क्या मतलब कारण रहे या वास्तव में कोई झगड़ा वगैरह हुआ, क्योंकि अब प्रकरण FIR दर्ज हो गई या 300 हो गई हत्या की, तो हम हर एंगल को ध्यान में रखते हुए इसका अनुसंधान कर रहे हैं। बेसिकली उसमें इंटरनल इंजरी थी बॉडी में और एक जो रिब है वो ब्रेक हुई और वो लंग्स और आपके लीवर इसको डैमेज किया है, ब्लीडिंग हुई है, उससे प्राइमा फेसी डेथ बता रहे हैं। और जाहिराना तौर पे तो चोट नहीं दिख रही है, वो इंटरनल चोट थी।
तो वो कैसे आ सकती है उसका भी हम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले रहे हैं। और राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की कार्यवाही का संचालन मुख्य सचिव उषा शर्मा ने किया और सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों के नाम पुकारे। इस शपथ ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। सभी ने नवनियुक्त मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। सरकार बनने के लगभग 1 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल पर मोहर लग गई है। भजनलाल कैबिनेट में कई विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा समेत कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधायक गौतम दत्त को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। चित्तौड़गढ़ में जैसे एक तो गौतम जी का स्वतंत्र प्रभाव में मंत्री बना है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरा, हमारे लोकसभा क्षेत्र से भी एक कैबिनेट मंत्री हेमंत जी मीणा को प्रतापगढ़ से बनाया है। तो आज सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है और निश्चित ही इससे क्षेत्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। और जिस तरह से हर बार भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व देती ही है, मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिला है, जो सबके लिए खुशी का विषय भी है और गर्व का विषय भी है। नहीं, सीनियरिटी ठीक है, सभी कतार में होते ही है और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं मन में रहता भी है कि हो सकता है उनका नंबर आ जाए, लेकिन जो खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाने के लिए कड़ाके की ठंड में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख के चक्कर में घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। 2 गैस एजेंसियों के आगे उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी को लेकर भीड़ देखने को मिल रही है। इस संबंध में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया ने राज्य सरकार से केवाईसी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। वहीं श्री साई गैस एजेंसी के मालिक सुभाष चंद्र ने बताया कि अभी तक रावतसर की 30% ही ई-केवाईसी हो पाई है। इसके लिए अंतिम तारीख को बढ़ाने की आवश्यकता है। काफ़ी दिनों से गैस एजेंसियों के बाहर ई-केवाईसी की जो तारीख अंतिम तिथि जो पहले 31 दिसंबर बताई गई थी, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि इस भारी ठंड के अंदर काफ़ी महिलाओं की और जो कतारें लगी हुई है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ राजस्थान की सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है, जो हम गूगल सर्च करने पर हमारे सामने आ रहा है कि 31 दिसंबर के बाद में भी ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप एक आदेश जारी करें और इसकी तारीख आगे बढ़ाएं, ताकि जो ठंड से लोग बेहाल और लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं उनको राहत मिले। और तमाम खबर राजस्थान के भीनमाल से है, जहां भीनमाल पुलिस और चितलवाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आलू की आड़ में ट्रक से भारी मात्रा में चंडीगढ़ की बनी हुई शराब बरामद की। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के सुपरविजन में एसएसपी रामेश्वर लाल और डिप्टी एसपी के निर्देशन में थानाधिकारी एसएचओ ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक शराब की अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया। आगामी 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस 2024 के मद्देनजर नगर निगम ग्रेटर ने जयपुर शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सिटी पार्क मानसरोवर मध्य मार्ग से सघन स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ उप महापौर शपुनीत कर्नावट, स्वच्छता समिति अध्यक्ष अभय पुरोहित मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सघन अभियान पूरे राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता के प्रति विशेष आग्रह है, उसको ध्यान में रखते हुए आज से पूरे राजस्थान के अंदर स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ। इसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्थानीय निकाय है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना तय किया है। हमारे यहाँ के 150 वार्ड और ये हेरिटेज के 100 वार्ड 250 वार्डों में ये अभियान आज विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। 30 तारीख से 5 तारीख तक हम जयपुर के प्रत्येक कोने में पहुंचकर साफ सफाई के इस अभियान को बहुत गति देंगे।
और आप इसमें एक व्यापक सुधार जयपुर की साफ सफाई में आपको नजर आता है। भरतपुर में 5वें पैरा आर्चरी राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र मीणा का राष्ट्रीय मीणा महासभा ने सम्मान समारोह आयोजित किया। महासभा के मुख्य सलाहकार भूपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि वीरेंद्र सिंह सीआरपीएफ में नई दिल्ली में तैनात है। उन्होंने दिव्यांग कोटे में तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता। वहीं वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे आगामी फरवरी में गोवा में आयोजित होने वाली मास्टर नेशनल आर्चरी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। उनका अगला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह, मुख्य महासचिव राजेंद्र सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं हाल फिलहाल नई दिल्ली सीआरपीएफ में पदस्थ हूँ और अभी मैं पेंसिल रंगारेड्डी हैदराबाद में कोचिंग कर रहा हूँ। और अभी मैंने हाल फिलहाल में 2023 फिफ्थ पैरा नेशनल गेम में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और अभी मैं भरतपुर आया हूँ तो राष्ट्रीय मीणा महासभा ने मेरा बड़ा बढ़िया स्वागत किया है और मैं चाहता हूँ आगे इंटरनेशनल खेल में भी भाग लूँ। खबर डी के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एक ऑनलाइन ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड और एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। बता दें, साइबर ठग लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। जयपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए रोजाना स्वच्छता अभियान चल रहा है। महापौर और हवा महल के बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी सफाई अभियान में योगदान देने पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही स्वच्छता के मामले में भी शहर को नंबर 1 बनाने में लोगों से अपील की। हमारे संवाददाता मेयर मुनीश गुज्जर से खास बातचीत की। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर और जो अभी अधिवेशन होने वाला है आईपीएस आईजीज का, उस अधिवेशन को लेकर हमने स्वच्छता पखवाड़ा चलाया है। जयपुर अपना शहर है और वर्ल्ड सिटी हमारा एरिया है, जहाँ पे सारे धार्मिक पैलेस आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट जितने भी हैं वो सब परकोटे क्षेत्र में आते हैं। तो उनको विशेष रूप से लोग घूमने आएंगे, सारा ब्यूरोक्रेट्स हों, अधिकारी हों, बाहर के मेहमान आएंगे। तो इसके लिए हमने विशेष एक तरीके से विशेष रखा है आयोजन कि सभी लोग हमारी जो जयपुर की छवि है वो साफ सुथरी निखर कर आए। जो लोग जयपुर के बारे में सुनते हैं कि जयपुर गुलाबी नगरी इतना सुंदर शहर है, वो आकर यहाँ से उसकी सुंदरता की जो यादें हैं वो लेकर जाए। इसके लिए हमने पखवाड़ा चलाया, ये कंटिन्यू रहेगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हम अपनी टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएँ, इसके लिए भी ये हमने काम रखा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए, मैं अपने प्रयासों में कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी। नगर निगम के जितने भी संसाधन हैं उनमें कमी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगी, ये आपका अपना शहर है, आप हमारा सहयोग करें। आप क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है जो कर तो एक व्यक्ति सकता है, लेकिन उसको संभाल के सजो के रखना सबके दायित्व बनता है। आप सहयोग करें। बिल्कुल, आप चाहे पॉलीथीन्स ले लीजिए या डस्टबिन, व्यापारी डस्टबिन नहीं रखते हैं, व्यापारी डस्टबिन्स रखें। और जितने भी व्यापारी हैं वो पॉलीथीन बैन है, पॉलीथीन का यूज़ ना करें, सिंगल यूज़ पॉलीथीन ही लें। तो इस तरीके के आप बदलाव करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अपना जयपुर शहर साफ बनेगा। और इस साफ सुथरे शहर को देखने के लिए सैलानी बहुत सारे आएंगे। इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी तरक्की तो होगी और एक अपने गुलाबी शहर का जो हम टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएंगे। लोगों के दिल में जो गुलाबी नगरी की छवि है वो बरकरार रहेगी। देखिए, मेरा अगला प्लान है, मैं किसी भी एक बाज़ार को बिल्कुल पॉलीथीन मुक्त बाज़ार बनाने का मैंने संकल्प लिया है। इस पर मैं काम करूँगी। जैसे ही हमारा अधिवेशन हो जाता है इसके बाद हम एक बाजार को। मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाना है। इसको लेकर अभी से ही घरों की छतों पर रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज मांझा इन दिनों लोगों के लिए जंजाल बन चुका है। चाइनीज मांझे से रोजाना बड़े हादसे हो रहे हैं, वाहन चालकों के लिए मांझा काल बन गया है। तो वहीं नगर निगम इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। कुछ दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। दौर तो नया तो वही है पुराना ही जो चल रहा है। लेकिन अभी के पतंग आई सिद्धू मूसा वाली प्रिंट वाली जो पंजाब में चलती ज़्यादातर। बाकी उसके यहाँ पे और भी हैं वैरायटी। तो रेट वगैरह तो खाली पतंग में रेट तेज़ हैं इस बार। नहीं, यहाँ नहीं बिकता है। लोग बेच रहे होंगे, कुछ लोग दिल्ली से ले आते हैं। हालांकि अपने यहाँ इधर की तरफ तो बिक नहीं रहा पूरे मार्केट के अंदर। अब चाइनीज़ मांझे के लिए तो प्रशासन ही करेगा साहब, दुकानदार तो कर नहीं सकता।
क्योंकि जैसे जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो रोकथाम हुई चाइनीज़ मांझे के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे छतों पे चढ़ के रोकथाम हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। अब आप चाहे कि दुकानदार रोक ले तो दुकानदार तो नहीं रोक सकता। चाइनीज़ मांझा यहाँ तो कोई भी नहीं बेच रहा, आंडीपुरे पतंग मार्केट में तो कोई नहीं बेच रहा, क्योंकि हमारी जो यूनियन होती है ना, वो एकता बनाती है कि जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो बैन कर दिया वो आइटम, मतलब यूनियन में बात होती है, उस चीज़ को नहीं बेचा जाता। वो जो बेचे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए बस। अपने आंडीपुरे पतंग मार्केट में तो कोई नहीं बेचता चाइनीज़ मंजा। अपने पास सिर्फ ओनली कॉटन का धागे वाला मिलेगा, बरेली का मंजा जो स्पेशलिस्ट होता है वो मंजा बेचते हैं। पूरे मार्केट में वही बेचा जा रहा है, चाइनीज़ का कोई उपयोग नहीं होता यहाँ पे। पतंगे तो हर टाइप की, बरेली की भी है, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, सब तरीके की पतंगे मिलेगी अपने पास। तो ये गुपचुप देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से राजस्थान में जयपुर में विशेष मनाया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये जो चाइनीज़ मांझा है, इसका उपयोग ना करें। देखिए, जो बोल नहीं सकते वो जीव उसकी चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। कई बार बाइक पे चलने वाले बच्चे और जो चलाने वाले लोग होते हैं, उनकी गर्दन, नाक और कट जाती है। आपका थोड़ा सा समय का ये मनोरंजन किसी की जान पर भारी पड़ जाता है। मैं आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी होने के नाते, कि चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। ये दूसरों के घर की खुशियाँ छीन लेगा, आपके पल भर की खुशी के लिए। आप नॉर्मल मांझे से जो हमारे एक तो वोकल फॉर लोकल का बढ़ावा भी होगा कि आप हमारे यहाँ के मांझों को यूज़ करें जो भारत में बनते हैं, जो और इसमें हमारा खुद का व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे ही अपने लोगों की, हमारे भाई बहनों की जानें बचेंगी और हम बहुत बड़ी क्षति से बचेंगे। देखिए, मैं अपील करती हूँ कि इसको आप बंद करें। नगर निगम से हम कोशिश करेंगे एक जाप्ता लेके व्यापारियों में संदेश पहुँचाने का कि चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें, चाइनीज़ मांझा यहाँ पर ना बिके। हमारे आने वाले क्षेत्र में हम इसका एक सर्वे कराकर अपील करेंगे। प्रदेश में भजनलाल शर्मा की सरकार में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो वहीं स्टेट मोटर गैराज विभाग भी अलर्ट हो गया है। अपने नए मंत्रियों के लिए गाड़ियों की सजावट शुरू कर दी है। वाहनों की साफ सफाई से लेकर हर चीज को दुरुस्त किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद आज मंत्रियों को सरकारी वाहन मिल चुके हैं और मंत्रियों को सरकारी वाहन अलॉट भी कर दी गए हैं, जिसके बाद नए मंत्रियों के लिए सरकारी वाहन अब सजने संवरने लगे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई टीम का गठन हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बीकानेर जिले के लूण करनसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो इसके बाद उनके आवास पर उनके पिता डॉक्टर आर.के. चौधरी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। हमारे संवाददाता के सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के पिता डॉक्टर आर.के. चौधरी से खास बातचीत की। राजस्थान में भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हुआ है और मरुनगरी बीकानेर यानी बीकानेर जिले के लूण करनसर विधानसभा से सुमित गोदारा का कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में चयन हुआ है। हम लोग अभी बीकानेर में ही उन्हीं के आवास पर हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, आर.के. चौधरी, डॉक्टर आर.के. चौधरी, जो कि मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट रहे हैं, आज भी जनता की सेवा से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या महसूस अच्छा ही हो रहा है। अपने इलाके का कोई आदमी प्रोग्रेस करे, आम जनता उम्मीद करती है अपने इलाके का विकास होगा, पूरे राज्य का विकास होगा। जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो ईमानदारी से, मेहनत से, भ्रष्टाचार रहित अपना कार्य करें। जनता की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। जनता को जो उम्मीदें हैं उस पर आदमी खरा उतरे। इलाके के आदमी को प्रतिनिधित्व मिले, अच्छी बात है, लेकिन जब एक एज ए पिता के रूप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पिता हैं, आपका बेटे को इस तरह का प्रतिनिधित्व मिले, तब आप क्या कहेंगे? मैं पर्सनली कुछ खास नहीं कहूँगा, क्योंकि एक बार आदमी विधायक बन जाए या मिनिस्टर बन जाए या अधिकारी बन जाए तो जनता का ज़्यादा होता है। ठीक है, घर वालों का भी हिस्सा होता है, लेकिन मेनली उनका जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा होती है और उसी पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें, मंत्री और विधायक दूसरी बार बन गए, अब अगर क्या आपने ये ऐसा भी सोचा था कि राजनेता तो चूंकि स्थापित हो चुके थे, अब क्या वो मंत्री भी बनेंगे? ऐसा होता है, प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। जैसे जैसे जनता का सहयोग मिलता है, आदमी प्रोग्रेस की ओर ऊपर सोचता रहता है। 10 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो आदमी 15 फीट की ऊंचाई का सोचता है। उस तक पहुंचना न पहुंचना बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है।
जब चीज़ें फेवरेबल होती है तो आदमी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और ये सब जन सहयोग से ही होता है, एक व्यक्तिगत आदमी की मेहनत से नहीं होता। आपने सोचा था ऐसा कुछ होगा? मैं इतनी आगे की नहीं सोचता। नहीं सोची आपने? नहीं, क्योंकि मैं सर्विस क्लास रहा, तो सर्विस क्लास की सोच एक लिमिटेड सोच होती है। आप हमेशा ही सेवा से जुड़े रहे हैं, क्योंकि बीकानेर में कैंसर की जो पेशेंट्स की तादाद है वो हमेशा ज्यादा ही रही है, पंजाब से लोग यहाँ आते रहे हैं। तो सर्विस क्लास लोगों की सोच अपने एरिया से बाहर ज्यादा नहीं होती है। इनका कार्य क्षेत्र हमसे अलग रहा, इनके लिए सारी जहाँ है, हमारे लिए हमारा लिमिटेड एरिया होता है। पर जहाँ भी जो उसको जहाँ मिला है वहाँ मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें। सरकार इनकी है, सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर आर.के. चौधरी का कहना है सरकार इनकी है और अच्छा काम करे, बीकानेर का नहीं पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे और अच्छा काम करते एज ए मंत्री के रूप में। ये कहना है डॉक्टर आर.के. चौधरी का, जो कि सुमित गोधारा के पिता हैं, और खुद जो सुमित गोधारा है वो हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर बने के सिंह बीकानेर। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य मीडिया की सुर्खियों में बने हुए, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में बाबा बवाल बन चुके हैं। आज उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण कर अधिक से अधिक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के दिशा निर्देश जारी किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी पलटवार किया। संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार विधायक बाल मुकुंद आचार्य जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीधी बात करेंगे कि वो एक्शन में क्यों हैं। जब से सरकार बनते ही लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं आप, क्या ग्रास रूट का प्लान बना करके चल रहे हैं आप? 2.5 लाख मतदाताओं ने और संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी विश्वास को मतदान दिया है। तो हमें अब क्षेत्र में काम करना है, विकास करना है, और पूरा भाजपा परिवार इस काम पर लग गया है। और वही काम जो 5 साल से नहीं हुए और अन्य काम करने हैं, तो वही सब काम लेकर पूरा परिवार एक साथ काम कर रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि मंदिरों में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। नहीं साहब, वो बिगाड़ना कोई चाह रहा होगा, लेकिन हम बिगड़ने नहीं देंगे। 36 कौम इस भारत का, इस राजस्थान का ये परिवार है, और ये 36 कौम परिवार में सुख शांति समृद्धि और पूरे देश का विकास हो, उसी काम को मोदी जी कर रहे हैं, और उसी काम को मोदी जी का ये परिवार, भाजपा परिवार कर रहा है। तो इसलिए कोई चाह रहा होगा ऐसा, लेकिन होने नहीं देंगे। हम लोग जहाँ पर ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को सचेत कर देते हैं, निवेदन कर देते हैं, और जो कानूनी प्रक्रिया है जांच कराने की, जैसे आज पता चला कि एक मंदिर पे कुछ सामान फेंका गया है, तो मौके पे जाम भी था, रास्ता बंद कर दिया गया था कार्यकर्ताओं, वहाँ मंदिर के कमेटी के द्वारा, तो रास्ता खुलवा दिया है। तुरंत आप देखेंगे 2 मिनट में रास्ता भी खुल गया है। और वो जो सामान फेंका गया था उस सामान की जांच होगी, और सामान कैमरों में भी आ जाएगा कि किसने फेंका, कहाँ फेंका, आसपास के कैमरे सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। तो अधिकारियों ने अपना प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद में दूध का दूध और पानी पानी का हो जाए। लगातार आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के दिलों में, महिलाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में कहीं न कहीं एक ही चेहरा नजर आ रहा, बाल मुकुंद आचार्य। ये स्नेह है लोगों का, ये आज से नहीं है, ये पुराना समय से स्नेह है। क्योंकि मैं धर्माचार्य हूँ, तो आध्यात्मिक कार्यक्रम, सनातन के कार्यक्रम, सत्संग, भजन सबसे जुड़ा रहता हूँ, तो इसलिए सनातनियों का सबका प्रेम उससे मेरे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। तो वही प्रेम और स्नेह है जो आज सब लोगों के बीच मुझे। आखिरी सवाल करूँगा बाल मुकुंद जी, आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और एक बड़ा दायित्व आपके कंधों पर जो है वो शीर्ष नेतृत्व आपको देने जा रहा है, किस तरीके से आप इसको ग्राउंड पर जो है वो लागू करें? मुझे ऐसी कोई सूचना जानकारी है नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है ये तय है, और आज हम उसमें शामिल भी हो रहे हैं, और जिनको जो मिलेगा वो परिवार के सदस्य हैं, और उन परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उस काम को आगे बढ़ाएंगे, मोदी जी के विजन को, विकास को आगे बढ़ाएंगे। और राजस्थान में जिस प्रकार से 5 साल काम विकास के रुके पड़े थे, राजस्थान 50 साल पीछे चला गया, अब राजस्थान को कुछ ही दिनों में विकास की गति देना है। सारा भाजपा परिवार मिलके जिनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, उनकी जिम्मेदारी के साथ हम जिम्मेदार बनकर और उस काम को करेंगे। बाबा, लास्ट कांग्रेस लगातार इस पर जो है वो टिप्पणी कर रही है कि मंत्रिमंडल में इतनी देरी क्यों, क्योंकि 1000 दूल्हे बीजेपी में बैठे हैं। लगातार कद्दावर नेता
प्रताप सिंह खाचरियावास हमलावर होते हैं बीजेपी पर। उनके पास में कोई काम बचा नहीं है, देवतुल्य जनता ने डिलीट मार दिया है, कुशासन समाप्त हो गया है, अब न चर्चा है न मुद्दा है, क्योंकि लोगों ने उनकी झूठी गारंटियों को जो थी उसको डिलीट मार दिया है। तो अब वो ऐसे कुछ भी अनगढ़ कुछ बोलें, ये प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया नियमानुरूप सब काम होने हैं। ऐसा ही था, सीएम बताएं 2-3 दिन चुनाव रिजल्ट आया, अब सीएम भी बता दिया। और उनकी तरह नहीं कि मम्मी पापा बेटे ने बेटी ने जीजा जी ने तय किया हो। हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया है कि एक परिवार में एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को सेवा का काम दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान का सेवा का काम दिया है, जिनका 30 साल का अनुभव है संगठन में काम करने का। और अब इसी प्रकार से ये प्रक्रिया है जो मंत्रालय की भी हो जाएगी। तो चकित होने वाले हैं सभी लोग, क्यों कि आदरणीय मोदी जी का भाजपा परिवार है। ये कार्यकर्ताओं के सेवा, कार्यकर्ताओं के काम करने की क्षमता, उन सबको देखते हुए उनको सेवा दी जाती है। मंत्री कोई भी बनता है, लेकिन परिवार के सब सदस्य मिलकर साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो लगातार हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो पलटवार किया था, उसका उन्होंने जो है वो जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बार बार हमलावर हो रही है, तो उसका बीजेपी के तमाम विधायक हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नव तेज टीवी, जयपुर। केंद्र सरकार के नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद स्थित टोहाना के पास प्रदेश भर के ट्रक चालकों ने हिसार रोड पर धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में हर तरह के ट्रांसपोर्ट को ठप करने की चेतावनी भी दी। बता दें, केंद्र के नए कानून के अनुसार अगर कोई वाहन चालक सड़क दुर्घटना करता है और घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाता तो उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। ट्रक चालकों का कहना है कि ये रूल हर कैटेगरी के चालक के खिलाफ है। आपके टीवी चैनल को और आपके सभी न्यूज़ के सदस्यों को मेरी तरफ से राम राम। और ये जो केंद्र सरकार कानून लेके आई है, अगर एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर वहाँ से भाग गया तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान लेके आई है। तो इसमें ये ड्राइवर को तो मरना ही मरना है। अगर पब्लिक में ड्राइवर रह गया तो पब्लिक मार देगी, अगर भाग गया तो कानून मार देगा। तो ये कानून सरासरी ये मान के चलो आप, ड्राइवर के लिए दुर्भाग्य की बात है जो ये कानून आया है और सरकार लेके आई है। ये कानून नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 300 रुपये में जो बंदा नौकरी करने वाला डेली की, और इतने पैसे उसके पास कैसे हो पाएंगे। तो उसको तो दोनों साइड में मरना ही मरना है। पब्लिक से मर जाओ चाहे कानून से मर जाओ। गुजरात के मोरबी में दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्रक ड्राइवरों ने पुराने आरटीओ कार्यालय के पास जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से राजमार्ग पर यातायात जाम हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जाम खुलवाया और 8 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें, नए कानून के अनुसार ट्रक चालक को दुर्घटना करने के बाद दुर्घटना स्थल पर ही रुकना होगा और जो लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं उन्हें अपने वाहन से इलाज के लिए अस्पताल में ले जाना होगा। अगर किसी भी सूरत में ट्रक ड्राइवर भाग जाता है या इस कानून का उल्लंघन करता है तो ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई टीम का गठन हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मंत्रियों को दोपहर राजभवन में एक समारोह में शपथ दिलवाई, जिसके बाद नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नई सरकार प्रदेशवासियों के लिए काम करेगी। अच्छा है, पार्टी का निर्णय वो सही है और जिनको भी मिला है सब वर्कर हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा लगा कि आगे जो है अच्छा काम होगा पार्टी का। 22 मंत्रियों ने शपथ ली है, 3 पहले से है, तो अब 25 का ये कैबिनेट हो गया है, क्या कहेंगे? बढ़िया हो गया ना। अब राजस्थान का विकास होगा, हम सब मिलके और अच्छा काम करेंगे सब मिलके।
एक लंबा इंतज़ार आज ख़त्म हो गया है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण किया गया। करीब 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और अब पूरे कैबिनेट की बात करें तो 25 जनों का यह कैबिनेट हो जाता है। क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत ही संतुलित और बहुत ही सक्षम पूर्वकता मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और सभी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और पूरी आशा और विश्वास के साथ में भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर ये मंत्रिमंडल बहुत अच्छा राजस्थान की हर समस्याओं का समाधान करेगा और हर क्षेत्र के अंदर उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। जिस प्रकार कुशासन का कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार में गर्त में राजस्थान को जो लेकर गए हैं, उस सभी वर्गों को ये जो मंत्रिमंडल है उनका पूरा समापन करते हुए उन्नत अग्रसर राजस्थान की ओर अग्रसर करेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता। इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये मंत्रिमंडल का जो ये गठन किया गया है बहुत सोच समझ के, एक बहुत हम कह सकते हैं कसावट के साथ इस पूरे कैबिनेट को शपथ दिलाई गई है। तमाम जातियों को, जैसा कि हम शुरुआत से कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर है बीजेपी और तमाम जातियों को साधा भी गया है ताकि किसी भी जाति वर्ग को ये ना लगे कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अत्यंत सौभाग्य का विषय है हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के अंदर पहले भी मैं बता चुका हूं कि देश को प्रथम स्थान पर रखा गया है, भारत जनता जनार्दन को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जनता और पार्टी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। और जनता जनार्दन की मानसिकता को देखते हुए हर वर्ग से इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री को प्रतिनिधित्व देकर युवाओं में भी एक खुशी की लहर दी है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ एक हमारे युवाओं के लिए एक यूथ आइकन के रूप में सदैव काम करते रहे हैं। चाहे वो देश की बात हो तो देश के अंदर ओलंपिक के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल दर्ज कराया और उसके बाद भारत की राजनीति के अंदर, केंद्र के अंदर भी वो मंत्री पद पर रहे और अब राजस्थान के अंदर भी वो मंत्री पद पर रहेंगे। पूर्वी राजस्थान से आप अगर देखें तो सवाई माधोपुर जिले से मैं जिला मंत्री हूँ युवा मोर्चा का। तो हमारे वहाँ से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, उनका जिसके लिए बोला जाएगा एक दिग्गज नेता हमारे पूरे राजस्थान के, जिन्होंने जिनके लिए बोला जाता है कि जिनके शरीर के हर एक हड्डी पर उन्होंने अपने संघर्ष का निशान उनका दुबा हुआ है, वो संघर्ष का निशान उखड़ा हुआ है उनकी हड्डी पर। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ली। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैं विचार परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे विचार परिवार में एक बात बोली जाती है कि कर्मणा रहितम ज्ञानम पंगुना असतसम भवेत न तेन प्राप्त किंचित न चाहे किंचित प्रसाद देते। कि कर्म रहित ज्ञान भी निरर्थक है, न तो उससे कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है और न ही उससे कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है। इसी को आप देखते हुए आप देख सकते हैं जो कर्म रूपी हमारे यहाँ के राजनेता थे, कर्म रूपी हमारे कार्यकर्ता थे, कर्म रूपी हमारे दिग्गज व्यक्ति थे, उनको मंत्री पद के अंदर जगह दी है। अत्यंत सौभाग्य का विषय। भजनलाल जी शर्मा भी एक आम कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सुशोभित हुए। हम बहुत खुश हैं। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में बहुत खुश है, बहुत उसके अंदर अनेक जोश भरा हुआ है और युवाओं में भी बहुत जोश भरा हुआ है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि युवाओं में बहुत जोश है, वो इनके ओजस्वी वाणी से ये लगता भी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कर्म में विश्वास रखती है और कर्म ही वो शक्ति है जो आज बीजेपी को 2 से 400 हम कह सकते हैं तक संख्या तक लेकर आई है। और आज की भी अगर हम बात करें मंत्रिमंडल पद को जो देखा, तमाम युवाओं में, महिलाओं में और हर एक वर्ग में यहाँ हम कह सकते हैं कि एक खुशी की लहर है क्योंकि हर एक वर्ग को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया और अब सबकी आशाएं यही है कि इस मंत्रिमंडल बनने के बाद में राजस्थान विकास के एक नए पथ पर जल्द ही अग्रसर हो। सोमकांत जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, जिस चीज़ का इंतजार था आज मंत्रिमंडल की शपथ ले ली गई है, 25 जनों का कैबिनेट हो चुका है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जवाबदेह, पारदर्शी और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर कटिबद्ध है। यह मंत्रिमंडल इस बात का एक द्योतक है कि सर्व समाज को और समाज के हर वर्ग को शामिल कर ये कैबिनेट बना है जो निश्चित रूप से राजस्थान में सेवा के और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित करेगा। सब वैश्य समाज से कोई चेहरा नहीं दिखा अभी। सभी प्रकार से जो संतुलन कर एक सधा हुआ मंत्रिमंडल बना है और आगे भी सब प्रकार की संभावनाएं हैं। आगे का निर्णय जो होगा वो लोग करेंगे। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल सरकार के 22 विधायकों मंत्रियों की शपथ दिलाई, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्रियों ने विधिवत तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित मंत्रियों के समर्थकों में एक अलग सा ही उत्साह नजर आया। ऐसे ही कोटा के रामगंज मंडी से आने वाले बीजेपी विधायक मदन दिलावर के समर्थकों ने नवतेज टीवी की टीम ने खास बातचीत की।
आज आपको बता दें कि जिस चीज़ का इंतज़ार था 25 दिनों से, आज वो मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हो चुका है। हमारे साथ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मदन दिलावर, जो कि रामगंज मंडी से आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के एक कद्दावर नेता है, उनके समर्थक यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं। भाई साहब, मदन दिलावर जी को आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने रामगंज मंडी को प्रतिनिधित्व दिलवाया और हमारे लोकप्रिय विधायक जी को मंत्री बनाया, इसलिए हम प्रदेश नेतृत्व भजन लाल जी शर्मा, नरेंद्र जी मोदी, नड्डा जी, अमित शाह जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया। हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो अब क्या चाहते हैं कि मदन दिलावर जी की अगर हम पृष्ठभूमि की हम थोड़ी अगर बात करें तो लगातार हाड़ौती क्षेत्र में शांति धारीवाल जी की खिलाफत वो कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, खनन माफिया काफ़ी हाड़ौती क्षेत्र में हावी है, तो क्या आपको लगता है कि दिलावर जी के पास कौन सा मंत्रालय आना चाहिए? दिलावर जी के पास गृह मंत्रालय आना चाहिए। दिलावर जी हिंदुत्ववादी नेता हैं, कट्टर हिंदुत्व नेता हैं और गुंडागर्दी के सख्त खिलाफ हैं। पूरे 5 साल प्रदेश में उन्होंने पुरजोर तरीके से अशोक जी गहलोत का विरोध किया, जिनमें प्रथम आगे रहते थे हमेशा वो, और धारीवाल जी का भी उनने खुल के विरोध किया, भाई जी का उनने विरोध किया, और सारे भ्रष्ट नेताओं को उजागर करने में उनकी भूमिका रहेगी। उनको गृह मंत्रालय मिलना चाहिए जी। और रामगंज मंडी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो दिलावर जी अब विधायक बने हैं, मंत्री पद की शपथ भी ले ले, कौन से ऐसी विकास के वो काम है जो आपको लगता है कि अब वो होने चाहिए? हमारे यहाँ रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग है, पुरजोर तरीके से पिछले उठाई गई थी, 2 बार 2 महीने धरना दिया। हम पहला उनका निवेदन रहेगा मंडी को जिला बनाया जाए, रामगंज मंडी को प्रथम। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बड़ा काम होगा। हमें उम्मीद है कि वहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल होगा। और पानी की जो हमारे रामगंज मंडी एरिया में बड़ी समस्या है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सरकार मिलकर संयुक्त परियोजना बनाई जाएगी और रामगंज मंडी का जो ड्राई एरिया है उसको सर्व किया जाएगा। ये आपको बता दें मदन दिलावर जी के समर्थक हैं यहाँ पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में इस समय ये मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब दिलावर जी पहले तो विधायक बने, फिर उसके बाद उन्हें मंत्री पद भी दे दिया गया है और जाहिर सी बात है अब ये चाहते हैं कि अब हर एक समर्थक की ये चाह होती है कि उसे बड़ा मंत्री पद मिले, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा मंत्री पद उन्हें मिलता है। बाबा बालकनाथ जी भी यहाँ हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर बात करें बाबा जी, आज मंत्री पद जो काफ़ी ज़रूरी था उसकी शपथ दिला दी गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है? नमस्कार। बढ़िया। तो अभी थोड़ी हम कह सकते हैं कि अभी बालकनाथ जी ने बाइट देने से अभी इनकार किया है, कुछ ज़रूरी काम उन्हें प्रदेश भाजपा कार्यालय में होंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, कई दिनों से जिसका इंतज़ार था वो पल अब आ गया। आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कि जिस तरीके से आपने एक कार्यकर्ता के तौर पर भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक उसी प्रकार आज एक कार्यकर्ताओं की फौज को आपने मंत्रिमंडल में जगह दी, क्योंकि कार्यकर्ता ही हमने 5 साल सड़कों पर लड़ा। धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्वी राजस्थान से, जिन्होंने आपने गृह मंत्री के तौर पर मान लो या आगामी गृह मंत्री के तौर पर हमारे किरोड़लाल जी मीणा को, जवाहर सिंह जी बेडम को जो आपने जगह दी है और एक पूर्वी राजस्थान का मान सम्मान आपने बढ़ाया है, उसके लिए समस्त संगठन के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, आभार। क्योंकि किरोड़लाल मीणा जी एक ऐसे नेतृत्व के कार्यकर्ता है जिन्होंने पिछले विपक्ष के अंदर 5 साल सड़कों पर रहकर, चाहे युवाओं के हित की बात हो, चाहे शहीदों के हित की बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर तरीके से वो सड़कों पर रहे हैं और पूर्वी राजस्थान के लिए लड़े हैं। क्योंकि जगन्नाथ पहाड़िया जी जिस तरह पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक उसी प्रकार भजन लाल जी को आपने दूसरा पूर्वी राजस्थान मुख्यमंत्री बनाया। और हमें खुशी है कि हमें शायद जिसका बेसब्री से इंतजार था हमारे पिछले 10 साल से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना नदी से नदी जोड़कर जो ERCP योजना अटकी हुई थी, शायद किरोड़लाल मीणा जी को एक उचित स्थान कैबिनेट में देकर उस योजना को जल्द से जल्द लागू करें, जिससे पूर्वी राजस्थान के प्रत्येक किसान को पानी मिल सके। और इस चांग क्षेत्र जो कहते हैं कि सबसे नीचे स्तर पर आता है, उसको ख़त्म करके एक पानी की जगह हमें जल्द से जल्द मिल सके, जिससे किसान एक उत्तम खेती कर सके और सक्षम बन सके। बिल्कुल। अब अगर पूरी कैबिनेट की हम बात करें तो 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी के 10 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है और मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मिला के 25 का ये कैबिनेट हो जाता है। क्या लगता है आपको कि क्या आगे अब हम और मंत्रिमंडल विस्तार देख सकते हैं अगर आज के हिसाब से बात करें? देखिए, ये संगठन है, संगठन तय करेगा ये तो, क्योंकि जो विपक्ष में काम किया उनका नतीजा आपने देखा, एक सूक्ष्म रूप हो सकता है और इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर देख के
लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सभी जातियों को साधना, सभी को साथ लेकर चलना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने सभी जातियों को साथ दिया, सभी युवा वर्ग को साथ, महिलाओं को साथ कर लिया है। और अगर आगे उचित पड़ी तो संगठन को जो उचित लगेगा वो बिल्कुल आगे कर सकते हैं, और नहीं तो नेता इसको भी नियंत्रण चला सकते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अमितोष जी, आज मंत्रिमंडल की शपथ हुई है, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री मिला के कुल 22 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है, जिसमें से 12 कैबिनेट हैं और बाकी के 10 जो हैं उन्हें राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा है, इससे ये पता चला है कि पार्टी राष्ट्र हित और राज्य हित के बारे में सोचती है। जो युवा लोग थे, जो पहली बार लड़े थे और जो आगे आएंगे, उनको पार्टी ने मौका दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने घोषणा करी थी, उससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी राज्य हित को लेके किसी और पार्टी ने आज तक नहीं सेट किया है। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर माना जाता है बीजेपी को। एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, राजपूत चेहरा हुआ, SC ST OBC से आने वाले प्रेमचंद बैरवा जी हुए, और अभी वाले मंत्रिमंडल में भी देखेंगे तो लगभग हर जाति को तरजीह दी गई है। बिल्कुल, अच्छा ये देखिए कि जाति में अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली नहीं होगी। यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग को देखते राज्य के हर तबके को मौका दिया गया है, जिससे हर तबके की आवाज़ विधानसभा तक उठेगी। और मेरे को लगता है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मंत्रिमंडल के नेतृत्व में राजस्थान ऊंचाइयां छुएगा। अब आगे इस मंत्रिमंडल से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जो मुद्दे जो बीजेपी ने पिछले इन 4.5-5 सालों में उठाए, भले वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, युवाओं की बात करें तो पेपर लीक का मुद्दा हो, और किसानों के साथ में किया गया धोखा हो, इन सारे मुद्दों को अगर देखें, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, ERCP का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि 2-4 काम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके खुद ही शुरू कर दिए, बाकी कई और जो चीज़ें हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, पेपर लीक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, सड़कों पे भी उतरे थे, और इसी से उदाहरण होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में आई, माननीय मुख्यमंत्री जी SIT का गठन किया, बातें हुई कि योजनाओं को खत्म कर दिया जाएगा, जो राज्य के हित में योजना है उनको चालू रखा गया। कई बोर्ड जो बनाए गए जिसके वजह से बजट के अंदर में दिक्कत आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। और मुझे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात हम करें तो आप ये देखिए कि आज मंत्रिमंडल में भी महिला को स्थान मिला है। आप बात करेंगे एम्पावरमेंट की, आप बात करेंगे शिक्षा की, तो मुझे लगता है राजस्थान में जिस तरह से गति पे राज्य सरकार चल रही है, राजस्थान का भविष्य डेफिनेटली बहुत ही उज्जवल में। नहीं तो जो कांग्रेस सरकार में देखा था हमने, क्या भ्रष्टाचार ले लीजिए, महिला सशक्तिकरण ले लीजिए, पेपर लीक ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, युवा ले लीजिए, हर तब सड़कों पे उतरा था। मुझे लगता है हर तब भारत राजस्थान के अंदर में ऊपर ऊंचाइयां छुएगा। फिर अमितोष पारिक, इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल की जो शपथ ग्रहण है, उसमें एक प्रमुख बात अगर देखें, बीजेपी ने बात करी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यसभा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पास किया गया था। उस समय बात की गई थी कि 33% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी, और इस मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री के पद पर एक महिला आसीन है। आज भी एक महिला को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, और 8 से 9 महिलाएं जीत कर आई हैं, उनमें से 2 महिला को मंत्री बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, करीब करीब हम कह सकते हैं 20 से 22% महिलाओं को हिस्सेदारी मिल गई है। 25 लोगों का ये कैबिनेट अब हो चुका है, और अब जनता को इंतजार है उन कामों की, उन वादों की, उन दावों की जो बीजेपी ने चुनाव में आने से पहले किए थे, कि अब वो तमाम काम जनता के होंगे, भले ही वो अपराध का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, किसानों के कई मुद्दे हो। उन तमाम मुद्दों पर अब लोगों की भारतीय जनता पार्टी से आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि वो तमाम मुद्दे अब हल किए जाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज TV, जयपुर। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ लिया है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित मंत्रियों ने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। नवतेज TV के साथ नवनिर्वाचित मंत्रियों ने खास बातचीत किया। ये सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दूसरी बार विधायक बना हूं, और ये पार्टी की खूबसूरती है कि जब भजनलाल जी जैसे प्रथम बार जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, नरेंद्र मोदी पहली बार जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। कोई चौंकाने वाला नाम नहीं, काम का उनका लंबा अनुभव है। और इस बार जो प्रदेश सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने जो युवाओं को और OBC वर्ग को मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय किया है सोच समझ के किया है, और आने वाले समय जो भारतीय जनता पार्टी जो काम बताएगी उसको हम बेखूबी से निभाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 साल में भ्रष्टाचार किया, उसको लेकर के किस तरीके वो पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के अनुसार काम करेंगे। काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। लगातार आपको दूसरी बार मौका मिला है, तो क्या लग रहा है
अभी किस तरीके से आपकी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निर्णय देने में कोई कमी नहीं रही। मैं तो 2003 में भी था और ये हमेशा कार्यक्रम चलता ही रहता है। थैंक यू। भाई साहब, जिस तरीके से सीएम के नाम को लेकर के भी चौंकाने वाले परिणाम थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर के चौंकाने वाले परिणाम। ऐसा कोई बात नहीं है, पार्टी जो भी निर्णय करती है उसको सिरोकारी मानते हैं। बाबा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और पहले मंत्री राजस्थान में आपने शपथ ली। मैं जवान हूँ 72 साल का, सबसे पहले इसलिए नंबर आया। ठीक है। और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रखा जाए, कानून की व्यवस्था बेहतर की जाए, तुष्टीकरण नहीं हो। सब बहुत ढेर सारे मुद्दे थे जिनमें 5 साल तक संघर्ष किया, उसके कारण जनता सत्ता में लाई। जनता की सेवा करनी है। अगर पूरी राजस्थान की बात करें, सबसे बड़े नेता के रूप में आप आए हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हम तो सेवक ही पार्टी के, कुछ बने तो भी सेवा करेंगे, नहीं बने तो भी सेवा करेंगे। पार्टी ने मौका दिया, जो जिम्मेदारी देंगे काम करेंगे बेहतर से बेहतर। बाबा की एमपी और गुजरात दोनों मिक्स मिला करके राजस्थान का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अभी मैं तो ज्यादा नहीं समझता, आप इसका विश्लेषण करो। लेकिन बाबा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप सड़कों पर रहे, अब भी सड़कों पर रहेंगे। जी बिल्कुल, अब भी सड़कों पर रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। सड़कों से मतलब जनता के बीच में रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में से, बूथ से होते हुए, मंडल से होते हुए, जिला लेवल से होते हुए यहाँ प्रदेश तक पहुँचा है और जनता ने उनको जिता करके विधानसभा तक भेजा है। पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग, समर्पण सभी दिया है। और अब माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, केंद्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में बहुत अच्छी हर समाज को साथ लेकर के जनता की सेवा के लिए अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। लोकसभा के अंदर जनता पूरा मूड बना चुकी है, 25 की 25 सीटें जिता करके मोदी जी को देने वाली है और पूर्ण बहुमत की। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि मंत्रिमंडल में गठन में इसलिए देरी हुई कि 50 दूल्हे थे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसको वो कैबिनेट में लेते हैं, किसको लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये उनका विशेषाधिकार होता है और उन्होंने अपने हिसाब से श्रेष्ठ करने का काम किया है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार किए थे, किस तरीके से रामराज वाला मंत्रिमंडल खत्म करेगा? निश्चित रूप से आप उन सब कामों की जांच करवा करके उनको दोषियों को दंडित करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। जयपुर सिटी की अगर मैं बात करूं या चित्तौड़ की बात करूं तो पूर्व में कई ऐसे मंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार काफी किए हैं, तो किस तरीके से ठोस कदम रहेगा? बिल्कुल, उनकी जांच करा करके उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। इस बार की कॉम्बिनेशन को देखें तो आगे भी लोकसभा में कितना इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला? निश्चित रूप से 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और अंतरत दुगना होगा। मंत्रिमंडल राजस्थान की आभा के रूप में है। राजस्थान के सभी हिस्सों से, राजस्थान के सभी समाज के, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए एक संतुलित और एक सबसे उत्तम संतुलन वाला मंत्रिमंडल है और हम सब मिलकर राजस्थान के विकास में पूरी भागीदारी निभाएंगे, निष्ठा से काम करेंगे। 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल इसमें मेरे को जानकारी नहीं, इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं। लग रहा था कि आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मंत्री बनेगा, ये भाजपा में ही संभव है। हम मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी ये दायित्व मिला है तो भाजपा में संभव है। मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है या और कोई पद भी मिल सकता है। कार्यकर्ता निष्ठा से काम करता है तो उसको दायित्व जरूर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामूहिक निर्णय के आधार पर ये निर्णय हुआ है और आने वाले दिनों में आपको इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से मंत्रिमंडल की शपथ लिए, क्या जिम्मेदारियां रहेगी आपके कंधे पर? जिम्मेदारी तो अब 1-2 दिन में आएगी। जो भी विभाग मुझे मिलेगा उस विभाग की हर योजना को भ्रष्टाचार रहित रूप में पात्र लोगों तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। जिस तरीके से कांग्रेस 5 सालों में जो भ्रष्टाचार के काम किए हैं, क्या अब आपके पास जो भी विभाग आएगा, क्या किस तरीके से उस विभाग को आप जो है वो चहुमुखी पर विकास पर ले जाएंगे? बिल्कुल, पिछले 5 साल में अगर मेरे जो विभाग मेरे पास आएगा उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी उस सत्रीय 6 महीने में जांच करवा कर दोषी लोगों को दंडित करेंगे और भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इस प्रकार के नियम बनाने का प्रयास करेंगे। आपको लग रहा था, क्योंकि आप लास्ट पंक्ति में थे, क्या लग रहा था कि मोदी आपको इतना बड़ा तोहफा देंगे? देखो, मैं कभी सपने नहीं लेता, मैं धरातल पे रहता हूँ
और मैं एक ही बात जानता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व है, जो भी निर्णय करेगा हमें एक कार्यकर्ता के नाते मंजूर करना चाहिए। न मैं चुनाव में टिकट मांगने गया, न मैं मंत्री पद मांगने गया, नेतृत्व ने मुझे टिकट भी दिया और मंत्री पद भी दे दिया। जी मैम, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो शक्ति और शिक्षा देकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किया है, उसी दिशा में हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। मैंने यही बोला, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैडम, आपके नाम को लेकर के क्या लग रहा है कि मोदी जी ने आपको चौंकाया, क्योंकि नाम कहीं था नहीं, लेकिन आपको जब मंत्रिमंडल के लिए बुलाया गया, बुलावा आया, कॉल आया, तब क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया, उनके लिए प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जाता है, मंत्री पद आपको मिला। पार्टी संगठन को धन्यवाद, क्योंकि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को मंत्रिमंडल में जगह दी है। और अब आगे आप इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लोगों की, आपके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीदें हैं आपको। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं और जनता का जो हम पर भरोसा है, उस भरोसे को हम कायम रखें और वैसा काम करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। श्रेष्ठ मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। मदन जी, पहले सीएम के नाम को लेकर के चौंकाना, अब मंत्रिमंडल के नाम को लेकर के चौंकाना, क्या लग रहा है आपको? श्रेष्ठ मंत्रिमंडल है और बेहतर काम करेगा मंत्रिमंडल। अच्छा, कांग्रेस ने पलटवार किया है, उन्होंने ये कहा कि मंत्रिमंडल में देरी इसलिए हुई क्योंकि दूल्हे खूब सारे थे। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो शांति धारीवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार तो होंगे, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। मदन जी भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार किए हैं, ये जो सशक्त और रामराज का जो मंत्रिमंडल है, किस तरीके से इसका सफाया करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में बैठ कर के योजना बनेगी और उस योजना के अनुसार आगे काम होगा। वो पूरा करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर और विकास करवाएंगे राजस्थान का। कह सकते हैं जिस तरह से मोदी जी के अंतिम पंक्ति तरह खड़े नेता को ऊपर ला के देते मंत्री को, आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको लेकर? इसको लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कांग्रेस की तरह ये नहीं है इसके अंदर की वंशवाद हो और इसमें छोटा से छोटा कार्य करता है उसको भी जगह मिलती है। यही मोदी जी की खास बात है। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार किए थे, भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरीके के आपके कदम रहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा कदम रहेगा। सरकार की यही मंशा रहेगी कि ईमानदारी से पूरे काम हो और जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने किए हैं उनकी जांच हो। क्या आपको लगता है कि आपके मंत्रिमंडल के नाम को लेकर चौंका दिया मोदी जी ने आपको? बिल्कुल है ही, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे। किसान के बेटे को मंत्री बनाया भाई हाँ, साहब। जिस तरह से किसान के बेटे को एक मंत्री बनाया है, और आगे किसानों के लिए आप क्या सोचेंगे? क्योंकि पानी और बिजली को लेकर सब बिल्कुल किसानों के लिए बिजली और पानी की बड़ी समस्या है, तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे कि नहर का पानी राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर नहर का पानी सिंचाई के लिए आए, उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, मैं पार्टी का 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और मैंने कभी पद का मोह नहीं किया। पार्टी ने जो भी आदेश दिया, जो भी जिम्मेवारी दी, उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया। देखिए भाई साहब, पहले सीएम के चेहरे को चौंकाने पर अब मंत्रिमंडल के नाम को चौंकाने, क्या लग रहा था कि मंत्रिमंडल में आपका नाम? देखिए, आने वाले समय में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी पूरे देश में आगे बढ़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे देश में कमल का फूल का परचम फहरेगा। क्या लग रहा था कि मतलब नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिलेगा और उत्साह के साथ में? देखिए, मैंने कहा ना, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो भी निर्णय किया उसको शिरोधार्य है और मैं पार्टी की हर उम्मीद पर, पार्टी के कार्यकर्ता की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। 5 साल भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से? उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने उसको राजस्थान की सत्ता से बाहर किया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में राम राज की स्थापना होगी और सुशासन कायम होगा।
आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देके मान सम्मान दिया, और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो ईमानदारी से कड़ी मेहनत से काम करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में रामराज का मंत्रिमंडल माना जा रहा है, किस तरीके से 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर के रामराज किस तरीके से सफाया करेगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के अंदर जंगल राज था, भ्रष्टाचार हुआ, उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने उनको घर बिठाया है, और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए मानी जाती है। हम विश्वास दिलाते हैं कि राम राज्य की तरह ही राजस्थान के अंदर काम होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। आपने देखा, इससे कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगा है, उनमें पार्टी और संगठन में काम करने के प्रति एक चेतना जगी है कि हम भी संगठन और काम पार्टी को सींचने का काम करेंगे तो कभी भी उनको भी कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, और संगठन में काम करके और ऐसे कार्यकर्ता जो तप करके और ऊपर आते हैं तो उनको भी सीधा मौका दिया जा सकता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने का मैं प्रयास करूंगा। और जो आप जो कह रहे हो कि आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक परिणाम देके और परिश्रम की पराकाष्ठा करके इसको साबित करने का मैं प्रयास करूंगा। आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को फर्स्ट पंक्ति में ला करके मंत्री बनाना, क्या फील करते हैं? क्या ये मोदी किस तरीके की रणनीति कर रहे हैं? मोदी जी नीचे से अंतिम व्यक्ति तक सरकार और योजना पहुंचे, ये सोच रख के काम कर रहे हैं। वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं जिन्होंने किसान की, नौजवान की, कमीरे वर्ग की और गरीबी को किसी न किसी रूप में आत्मसात किया है। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल किसान का मंत्रिमंडल है, नौजवान का मंत्रिमंडल है, बेरोजगार का मंत्रिमंडल है, रोजगार का मंत्रिमंडल है, महिलाओं का मंत्रिमंडल है, हर वर्ग। और इस मंत्रिमंडल में वो चेहरे भी हैं जो विशेषज्ञता लिए हुए हैं। अब सुशासन का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा, इस प्रकार की पूरी उम्मीद है। क्या जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, क्या उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया? निश्चित तौर पर कांग्रेस के को आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। आज तक नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? हमने अपने मंत्रिमंडल को आकार दे दिया। अब कांग्रेस किस बात का विलंब कर रही है? प्रतिपक्ष में बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जो नहीं बना पाए, वो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरीबान में झांक कर देख लेना चाहिए। राठौर साहब, ये देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल राजस्थान का, मध्य प्रदेश और गुजरात का मिक्सअप है। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ अनुभवशील भी है और नौजवान जो ऊर्जा से लेवरेज है वो भी है। हर वर्ग है, हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। इस प्रकार का शानदार संतुलित मंत्रिमंडल ये राजस्थान की सेवा के लिए तैयार है। राजस्थान में भजनलाल सरकार की नई टीम का गठन हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मंत्रियों को दोपहर राजभवन में एक समारोह में शपथ दिलवाई, जिसके बाद नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नई सरकार प्रदेशवासियों के लिए काम करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को अपना जो उचित स्थान है वो देने के लिए सदैव से ही प्रतिबद्ध रहती है, और वो प्रतिबद्धता आज भी आपको दिखी है। और जैसे एक महिला को उप मुख्यमंत्री बना करके नवाजा गया है, वो भी मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व जो है वो प्रयोग भी है, और महिलाओं को इससे ज़्यादा सम्मानीय स्थान कोई और पार्टी नहीं दे सकती थी, ये भी मुझे विश्वास है। मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको नवतेज टीवी की इस खास रिपोर्ट पर छोड़े जाते हैं। नमस्कार।